तो बच्चों आइए मिलाता हूँ आपको सेंटेंस के एक दूसरे दायरे से। जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश क्या होती है, ज़रा इसको समझेंगे पहले। जैसे पहले सबसे पहले बच्चा आपको पता है यानी कि साउंड सुनता है, साउंड के बाद में अल्फ़ाबेट यानी कि सिंबल सीखता है वो बच्चा, ठीक है। अल्फ़ाबेट के बाद बनता है आपका क्या, वर्ड। वर्ड के बाद बनता है आपका फ्रेज, और फ्रेज के बाद आता है आपका क्लॉज, और क्लॉज के बाद आपका तैयार हो जाता है क्या, सेंटेंस। ठीक है, तो हम सेंटेंस की चर्चा कर रहे थे, तो आपको समझ में आया कि एक सेंटेंस कहाँ से होकर गुजरता है। यानी कि सबसे पहले साउंड बनती है, साउंड के बाद में अल्फ़ाबेट सिंबल आते हैं, उसके अल्फ़ाबेट को मिलाकर वर्ड तैयार हो जाता है, वर्ड से फ्रेज बनता है और क्लॉज, और फिर क्या बनता है, सेंटेंस। तो आपको पहले समझना होगा कि ये क्लॉज का चक्कर क्या है। ठीक है, क्लॉज, जब आप क्लॉज समझ लेंगे, क्लॉज के बाद में ही आपको समझ में आएगा सेंटेंस का दूसरा जो कैटेगरी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो इसी से समझ में आएंगे। जब ये समझ में नहीं आएगा क्लॉज क्या होता है तो आप उसको भी नहीं समझ सकते। तो आइए समझते हैं। यदि हम बात करते हैं क्लॉज की, यदि हम बात करते हैं क्लॉज की, तो क्लॉज का जो हिंदी होता है वो होता है उपवाक्य। ठीक है सरकार, तो यहाँ पर आपको जो क्लॉज है उसको आप बोलते हैं क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के नाम से जानते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी एक कैटेगरी और निकल के आती है, वो होता है क्या, वो होता है आपका सब्जेक्ट, और एक होता है आपका प्रेडिकेट। ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पर आप जानते हैं सब्जेक्ट को क्या कहते हैं मित्र, डूअर के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं, डूअर के नाम से। और प्रेडिकेट में कितनी कैटेगरी बनती हैं, दो। एक तो होता है हमारा वर्ब, वर्ब, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई ये वाली चीज़। अब क्लॉज में जो वर्ब आती है वो फाइनाइट वर्ब यूज होती है। कौन सी वर्ब यूज होती है, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब यूज होती है। वैसे कैटेगरी कितनी बताई थी मैंने आपको, दो कैटेगरी बताई थी। एक तो आपकी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी क्या थी आपकी, दूसरी थी आपकी मेन वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। ये चीज़ समझ में आई। तो हेल्पिंग वर्ब को आप जानते क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, और मेन वर्ब को क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, जो हेल्पिंग वर्ब काम करती है वो क्या करती है, हेल्प करने की। किसकी हेल्प करती है, मेन वर्ब की और सब्जेक्ट की। जो मेन वर्ब रिप्रेजेंट करती है वो क्या करती है सरकार, एक्शन रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्शन। ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो आपका एक क्लॉज तैयार होता है। क्या तैयार होता है, क्लॉज तैयार होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लिया हमने, राजू हैज परचेज्ड ए कार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नहीं पता है कि राजू एक कार खरीद चुका है। तो ये पूरा जो वाक्य है ये एक क्लॉज है। क्या है सरकार, क्लॉज। ठीक है, क्लॉज है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट, और हैज क्या हो गई आपकी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और ऐसे ही परचेज्ड क्या हो गई,
परचेस्ड हो गई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड, और एक आर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुई इसकी एनालिसिस सेंटेंस की। अब यहाँ पर जो ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दोनों की दोनों आपकी कौन सी वर्ब कहलाएंगी, ये दोनों की दोनों वर्ब कहलाएंगी फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाएंगी, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये इसके साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, सब्जेक्ट के साथ मिलकर किसी ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करती हैं, यानी कि कर्म को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइनाइट वर्ब समझ, फाइनाइट वर्ब को आप हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चित क्रिया के नाम से जानते हैं, निश्चित क्रिया, निश्चित क्रिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और टेंस के अकॉर्डिंग आती है। अगर मैंने बात कही आपसे कि यहाँ पर फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो आप कह सकते हैं द वर्ब which comes according to subject and tense, subject and tense। ठीक है, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब, या फिर सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाती है। अगर हम बात करते हैं इसकी कि ये सेंटेंस यानी कि टेंस कौन सा है, टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है सरकार, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है दो, एक तो होती है हैज़ और एक होती है आपकी हैव। तो जो हैज़ लगती है वो लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और जो हैव लगती है वो लगती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर ये जो है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है सरकार। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, एक है राहुल। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है जाइए वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी तो है। और यहाँ पर जो मेन वर्ब की बात करते हैं, मेन वर्ब जो यूज होती है सरकार, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड। ये चीज़ भी क्लियर हुई आपको। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई कि क्लॉज क्या होती है। एक बार फिर समझा देता हूँ। अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखता है, उसके बाद में क्या वर्ड पे आ जाएगा, वर्ड से बनेगा फ्रेज और फ्रेज से बनेगा क्लॉज और क्लॉज से बनेगा सेंटेंस। यानी कि कुल मिलाकर बात हुई कि इस सीक्वेंस से ही हमारा सेंटेंस तैयार होता है। अब मैंने आपको ये क्लॉज को समझाया, ये अभी आपको आगे मालूम चलेगा कि सर ने जो क्लॉज समझाया था वो क्यों समझाया था, क्या बेनिफिट था इसको समझने का। तो पहले समझ लो क्लॉज क्या होती है, उपवाक्य, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट में दो कैटेगरी होती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सरकार, तो वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब में कितनी कैटेगरी, हेल्पिंग और मेन। तो हेल्पिंग आप जानते हैं इज आर एम वॉज वर्ब, और मेन वर्ब आप जानते हैं जो एक्शन रिप्रेजेंट करती है, नहाना धोना खेलना कूदना, ये सब आपकी क्या होती हैं, ये सब आपकी होती हैं क्या, मेन वर्ब जो एक्शन। अगर थोड़ी सी और आपको एक बार रिवीजन करा दें तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है सरकार डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, इस पे डीपली चर्चा करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि राजू हैज परचेज्ड ए कार, तो राजू एक कार खरीद चुका है। तो यहाँ पर राजू एक कार खरीद चुका है, ये क्या है, अपने आप में एक क्लॉज है। तो अगर इस सेंटेंस को एनालिसिस किया जाए तो राजू क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिए और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ली है, थर्ड, और ए कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यो हैज और परचेज्ड यो हैं दोनों हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, उनको फाइनाइट वर्ब कह रहे हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, निश्चित क्रिया। तो निश्चित क्रिया क्या, द वर्ब व्हिच कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है उसको क्या कहते हैं, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसको एनालिसिस करें तो हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है क्या लगती है, हैज और हैव।
तो हैज कहाँ लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव कहाँ लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। यदि हम बात करते हैं मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब की कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। आइए मिलाता हूँ क्लॉज के टाइप से। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि जो टाइप्स ऑफ क्लॉज है, टाइप्स ऑफ क्लॉज, टाइप्स कह लो या काइंड कह लो, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्लॉज हमारी कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉज होती हैं हमारी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की बोलो, 3 प्रकार की। तो यहाँ पर पहली जो क्लॉज होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। और जो दूसरी क्लॉज होती है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और तीसरी क्लॉज होती है हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। 3 प्रकार की क्लॉज होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर आपको समझा दूं कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसको कहते हैं हम, उसको कहते हैं प्रधान उपवाक्य। क्या कहते हैं सरकार, हिंदी जान लो, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य बोलते हैं इसको। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको कहते हैं आश्रित, जो किसी पर निर्भर हो, उपवाक्य, ठीक है। और कोऑर्डिनेट होती है समानाधिकरण उपवाक्य। इस तरीके से हमारी 3 प्रकार की क्लॉज होती हैं। अगर हम बात करें इसकी कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है और प्रिंसिपल क्लॉज को क्या बोलते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज को अगर हम बात करें इसको 2 नाम से पुकारा जाता है। एक तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गई हमारी, इसको कहते हैं प्राइमरी क्लॉज। क्या कहते हैं, प्राइमरी क्लॉज, ठीक है। और इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ऐसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी 2 नाम से जानते हैं। एक तो सेकेंडरी क्लॉज और एक हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये चीज समझ में आई। ऐसे ही इसको एक नाम से और जानते हैं, उसको कहते हैं मॉनिटर क्लॉज। कौन सी क्लॉज, मॉनिटर क्लॉज। अगर हम बात करते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे, ये बिल्कुल अगर आप पहचानेंगे इसको, यहाँ एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस गिवन होता है। कैसा सेंटेंस गिवन होता है, सिंपल सेंटेंस। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल लिया, उससे पहले एक चीज और समझ लो, प्रिंसिपल क्लॉज में किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं होता है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं नो कंजंक्शन, किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता, नो कंजंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन का यूज होता है, कंजंक्शन का यूज होता है। लेकिन यहाँ हमारा कंजंक्शन का यूज होता है यहाँ भी, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में भी बताता हूँ। कंजंक्शन का यूज होता है यहाँ पर जो कंजंक्शन लगते हैं, कंजंक्शन लगते हैं यहाँ पर। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होता है संयोजक। क्या होता है, संयोजक, मतलब 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। अब यहाँ अगर हम बात करें, आपसे उदाहरण लें, मैंने कहा
राहुल हैड ईटन ए मैंगो। तो भैया राहुल एक आम खा चुका था। तो यहाँ पर ये जो है ये अपने आप में एक क्लॉज है। क्या है? क्लॉज। इसमें इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। भैया यहाँ ना तो कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ रहा है और ना यहाँ जुड़ रहा है कोई क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ना ये किसी पे आश्रित है। इसका एक अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है, इसीलिए ये क्या है, क्या कहलाएगी? इसको आप कह सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कह सकते हो? इसको प्रिंसिपल क्लॉज का नाम दे सकते हो। किसका नाम दे सकते हो? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। अब कंजक्शन की बात अगर हम करें तो कंजक्शन क्या होते हैं? अगर कंजक्शन की बात की जाए तो ये जो हमारे आपको मैं लिख रहा हूँ हु, व्हाट, whom, which, that, as if, as though, yet, but, nor, or, so, because, ये सारे के सारे हमारे कंजक्शन होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे कंजंक्शन होते हैं। तो इनका यूज प्रिंसिपल क्लॉज में कहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये चीज़ पकड़ में आई आपको। अगर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की, किसकी बात करते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ कंजंक्शन का यूज होता है, लेकिन कंजंक्शन कौन से लग सकते हैं? जैसे मैंने कहा आपसे एक एग्जाम्पल लिया, यानी कि आपको ये चीज़ समझ में आई। इसको क्या कहते हैं? बोल के सुना दो। संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक। अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल लेता हूं एक। अगर मैंने कहा आई मेट द बॉय हु वॉज प्लेइंग। मैं एक लड़के को मिला जो खेल रहा था। तो यहाँ पर जो हु है ना, उसका मतलब कौन नहीं है, क्या है? जो। जब जो मीनिंग देता है जब ये कंजक्शन बनता है। ठीक है, जब ये कंजंक्शन बनता है जब जो मीनिंग देगा। तो यहाँ पर सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस हुआ आई मीट द बॉय, एक सेंटेंस हुआ हु वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पर आई मीट द बॉय अपने आप में क्या है? अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है। और अगर हम बात करें हु वॉज प्लेइंग, इसको मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने कहा आई मेट द बॉय, अपने आप में क्या हुई? प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सी क्लॉज हुई? प्रिंसिपल क्लॉज। अगर मैं बात करूँ दूसरे सेंटेंस की, क्या है? हु वॉज प्लेइंग। तो हु वॉज प्लेइंग क्या है? हु वॉज प्लेइंग आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। क्या है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से होते हैं, क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? यदि आपके वाक्य में जोड़ने का काम करता है हु, या काम करता है व्हाट, या काम करता है विच, या काम करता है वॉट एवर। ठीक है, वॉट एवर, या काम करता है हु एवर, या काम करता है अनलेस, या आ जाता है आपके वाक्य में until, या आ जाता है आपके वाक्य में so that, या आपके वाक्य में आ जाता है provided that, या आ जाता है आपके वाक्य में as if, या as though। तो वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पर आपको सीखना है कि आपकी जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनती है। तो कोऑर्डिनेट
क्लॉज की अगर हम बात करें तो ये भी कंजक्शन क्या होता है, संयोजक जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर कंजक्शन का यूज होता है, तो कंजक्शन कौन सा यूज होता है, तो ध्यान रखना FANBOYS, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे आप। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। कौन से कंजक्शन कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग। तो F का जो मीनिंग होता है वो होता है फॉर, और A का मतलब होता है एंड, ठीक है। A का मतलब क्या होता है, एंड, और N का मतलब क्या होता है, नॉर। ऐसे ही B का मतलब क्या होता है, बट, और O का मतलब और Y का मतलब क्या होगा, यट, और S का मतलब होगा सो। तो यहाँ पर ये है फैन बॉयज की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो मित्र किसको, कोऑर्डिनेट क्लॉज को। कैसे, मैंने कहा आपसे एक उदाहरण दिया, राजू या राम वेंट टू आगरा, राम वेंट टू आगरा एंड श्याम वेंट टू दिल्ली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे पहचाना। सर आपने अभी बताया है कि एंड कंजक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये हमारी कौन सी क्लॉज कहलाएगी, एंड श्याम वेंट टू दिल्ली, ये कहलाएगी आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और आपका ये राम वेंट टू आगरा कहलाएगा मित्र क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है क्लॉज और क्या होती हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को, बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया है कि कौन सी चीज़ क्या है। आइए समझते हैं कि इस चीज़ को समझने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। चर्चा करते हैं आगे।